ग्रंथ क्या है? तो याद रखना दोस्तों, ये वेदों के भाग है। क्या है ये वेदों के भाग है। दे आर दी पार्ट्स ऑफ वेदा। ये वेदों के ही भाग हैं, ठीक है। जैसे एक किताब होती है, उसके साथ में उसकी सहायता करने के लिए कुछ किताबें लिख दी जाती हैं, तो ये भी वेदों के ही भाग होते हैं, उन्हीं का विस्तार है, उन्हीं का एक एक्सटेंशन है ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरी बात, सर इसमें क्या दिया गया है, इसमें किस बात की जानकारी दी गई है? तो याद रखना दोस्तों, जितने भी कर्मकांड होते हैं, जितने भी रिचुअल होते हैं, उन सभी के विधि के बारे में यहां पर बात की गई है, उन सभी के मेथड के बारे में यहां पर बात की गई है। जो अलग अलग प्रकार के कर्मकांड होंगे, अलग अलग प्रकार के यज्ञ होंगे, उन सब में किस प्रकार से यज्ञ किया जाएगा, वो सारी जानकारी आपको ब्राह्मण ग्रंथ में देखने के लिए मिलेगी। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये वेदों के भाग हैं, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऋग्वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, सामवेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, उसी प्रकार यजुर्वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ होंगे और अथर्ववेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। तो ये जो 4 वेद है ना, तो चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसी के बारे में अब हमें यहां पर देखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, एक टेबल मैंने दोस्तों यहां पर यूज किया है कि जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण है। ये कई बार सवालों में प्रश्नों में पूछा गया है। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो वहां आपको यह प्रश्न जरूर देखने मिलेगा कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद विच वेद? तो याद रखिएगा, इट इज एसोसिएटेड विद दी ऋग्वेद। ओके, तो ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। और दूसरा याद रखना दोस्तों, कौशितकी ब्राह्मण। दूसरा कौन सा है? कौशितकी ब्राह्मण, या कई बार इसको सांख्यायन भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद के साथ 2 ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं। पहला कौन सा है दोस्तों? ऐतरेय ब्राह्मण, और दूसरा कौन सा है? कौशितकीय ब्राह्मण, ठीक है। इसके बाद हम यजुर्वेद की बात करते हैं। तो यजुर्वेद को जरा कुछ ऐसे समझो। देखिए, हमने क्या डिस्कस किया कि जो ऋग्वेद है, तो इसके साथ 2 जुड़े हुए हैं। एक तो हो गया ऐतरेय और दूसरा हो गया कौशितकीय ब्राह्मण, ठीक है। ये क्लियर हो गया सर। अब दोस्तों, जो यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद पहले 2 भागों में बटा हुआ है। यजुर्वेद कितने भागों में बटा है? 2 भागों में बटा हुआ है। एक कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा कहलाता है कृष्ण यजुर्वेद। इंग्लिश में भी इसको शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद भी कहा जाता है, ठीक है। अब शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, वो है शतपथ ब्राह्मण, जिसकी इमेज आपके सामने यहां पर दी गई है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, उसे कहा जाता है तैत्तिरीय। क्या कहा जाता है? तैत्तिरीय ब्राह्मण कहा जाता है। तो 2 प्रश्न घुमा फिरा के बनेंगे, ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न यह पूछेगा, यजुर्वेद के कितने भाग हैं? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ यजुर्वेद? तो आंसर करना, यजुर्वेद के 2 भाग हैं। पहला भाग आपको याद रखना है कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा आपको याद रखना है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के नाम लिखिए। नेम दी ब्राह्मण ग्रंथ ऑफ यजुर्वेद। तो वहां पर आप आंसर कीजिएगा शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। थोड़ा और डीप पूछेगा तो यह पूछ लेगा कि शुक्ल यजुर्वेद का संबंध शतपथ ब्राह्मण से है और कृष्ण यजुर्वेद का संबंध तैत्तिरीय ब्राह्मण से है, ठीक है। यहां एक चीज और याद रखना, ये जो शतपथ ब्राह्मण है ना दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई, जरूरी है सुन लेना, मैसेज करते समय रात में काम आएगा। इसमें कहा गया है कि जो स्त्री है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है दोस्तों। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इस प्रकार से बेटर हाफ आप बोल सकते हैं। तो ये जरूरी बात कहां पर कही गई है? शतपथ ब्राह्मण में कही गई है, ठीक है। ऋग्वेद भी कवर हो गया, यजुर्वेद भी कवर हो गया। अब थोड़ा सा सर सामवेद के बारे में बात कर लेते हैं। सर सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखना, सामवेद के बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पर एक ही है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है जैमिनीय। वो कौन सा है दोस्तों? जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। आखिरी में अब क्या बचता है? तो चौथे नंबर पर बचता है अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद बचता है दोस्तों, और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उसे कहा जाता है गोपथ ब्राह्मण। क्या कहा जाता है? गोपथ ब्राह्मण कहा जाता है। तो एक बार ये टेबल देख लो ध्यान से। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद जैमिनीय ब्राह्मण और अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। और ये नोट याद रखना, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है। आई विश सारी चीजें आपको याद होती जा रही हैं। यहीं पर मेरे साथ अगर चीजों को दोहरा रहे हैं दोस्तों, तो निश्चित तौर पर आपको चीजें याद भी होती जाएंगी। तो मुझे बताइए, क्या ये टॉपिक भी आपके दिमाग में क्लियर है? ब्राह्मण ग्रंथ वाला टॉपिक क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पर चलते हैं।
ओके चलो देखो भैया, यहाँ पे हाय गर्ल्स हेलो गर्ल्स मत करो, ये चीजें तो बाद में भी हो जाएंगी, पढ़ लो अभी ध्यान से, खुद पढ़ लो, सामने वाले को पढ़ने तो है, बाद में हो जाएगा सब कुछ यार। चलो, ब्राह्मण ग्रंथ की अब हम बात कर लिए हैं, तो अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने वेद डिस्कस कर लिए, हमने वेदांग डिस्कस कर लिए, हमने पुराणों की बात कर ली, और साथ ही साथ हमने ब्राह्मण ग्रंथ भी डिस्कस कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और अब डिस्कस करते हैं कुछ अन्य वैदिक साहित्य को, अब डिस्कस करते हैं कुछ अदर वैदिक लिटरेचर को, जो दूसरे वैदिक साहित्य हमको यहां देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मैत्रेयी संहिता का। किसका नाम आता है दोस्तों? मैत्रेयी संहिता का नाम आता है। अब ये जो मैत्रेयी संहिता है, इसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को बताया गया है, विमेन की वर्स्ट पोजीशन को यहां पर बताया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि जो पुरुष होता है दोस्तों, उसके अंदर 3 दोष होते हैं। ठीक है, जो एक इंसान होता है, जो मैन होता है, उसके अंदर 3 प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम कौन कौन सी है? तो सबसे पहली प्रॉब्लम है जुआ, ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम है शराब, और तीसरी प्रॉब्लम उसने कहा है स्त्री। तो यहां से एक सवाल अक्सर बनता है कि किस संहिता में स्त्री को सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति में बताया गया है, विमेन को वर्स्ट कंडीशन में बताया गया है? तो याद रखना वो मैत्रेयी संहिता है। और कंफ्यूज मत होना दोस्तों, जो अथर्ववेद है वो महिलाओं या कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है, वो कन्याओं के जन्म की क्या करता है दोस्तों? निंदा करता है। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है, जबकि मैत्रेयी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिर अगला टॉपिक देखने मिलेगा मनुस्मृति, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में बनी रहती है। तो देखिए, मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। इट इज द ओल्डेस्ट स्मृति बुक। ये पहला पॉइंट यहां आपको याद रखना है। आपको याद होगा जब हम वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे तो वहां हमने एक लिस्ट को देखा था, उसमें वेद था, ब्राह्मण ग्रंथ थे और वेदांग थे, और उसमें एक स्मृति ग्रंथ भी था। तो अक्सर यह प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ कौन सा है? आंसर क्या करेंगे दोस्तों? मनुस्मृति। अब पुराना रिवीजन करते हैं, ठीक है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण, और सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति। ये 3 क्वेश्चन आपको यहां पर याद रखने हैं। और दोस्तों, ये जो मनुस्मृति है, इसका संबंध शुंग काल से है। इट इज एसोसिएटेड विद द शुंग डायनेस्टी। ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है। देखिए, मनुस्मृति बेसिकली कहा जाता है कि ये शुरुआत थी कानून बनाने की। ये शुरू के कानून आपको देखने के लिए मिलेंगे कि इसमें यह बताया गया था कि समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, समाज का ढांचा कैसा होना चाहिए, समाज में किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। ये सारी बातें मनुस्मृति में एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, अब मनुस्मृति के बाद अगला आता है नारद स्मृति। तो नारद स्मृति भी एक स्मृति ग्रंथ है, और इसका संबंध किससे है दोस्तों? गुप्त युग से है। इट इज एसोसिएटेड विद द गुप्ता एरा। अब यहां पर आप रिवीजन कर लो कि नारद स्मृति का संबंध गुप्त वंश से है। तो वह कौन सा पुराण है जिसका संबंध गुप्त वंश से है? तो आपको तुरंत याद आएगा कि वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। तो वायु पुराण गुप्त वंश, नारद स्मृति गुप्त वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। तो ये क्या है, इस प्रकार से अगर रिवीजन करेंगे ना पुरानी चीजों को कंपेयर करते हुए, तो चीजें ज्यादा दिनों तक आपको याद रहेंगी, इसकी मेमोरी आपकी ज्यादा इसमें याद रहेगी। ठीक है, तो ये आपके अन्य वैदिक साहित्य भी हो गए। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे वैदिक लिटरेचर वाला पॉइंट खत्म होता है और वैदिक साहित्य वाला पॉइंट खत्म होता है। इसमें हमने वेद का अध्ययन किया, हमने वेदांग का अध्ययन किया, हमने पुराणों का अध्ययन किया दोस्तों, हमने ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया, और फिर हमने कुछ अन्य वैदिक साहित्यों का उल्लेख किया। वेदों की संख्या 4, वेदांग 6, पुराण 18। अब जो उपनिषद, आरण्यक और महाकाव्य बचे हुए हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो चीजें लुसेंट की बुक में दी गई हैं हमें उन्हीं चीजों को यहां पर डिस्कस करना है। लुसेंट ने आगे महाकाव्य और उपनिषद को एक्सप्लेन किया है, तो हम भी आगे महाकाव्य और उपनिषद को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हमारे वैदिक साहित्य तो पूरे हो गए। तो वैदिक साहित्य हमने पूरा कर लिया। अब हमें बौद्ध साहित्य को डिस्कस करना है। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे उन्होंने भी पुस्तकों की रचना की, और उनसे भी हमें इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जब हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम निकल करके आता है जातक। जातक, आप लोगों ने पढ़ा होगा जातक कथाओं के बारे में। तो जातक कथाएं दोस्तों भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, द टेल्स ऑफ बुद्धास प्रीनेटल या लास्ट वर्ड। तो जातक
कहानियों का एक संग्रह है। याद रखिएगा, जो जातक है ना वो कहानियों का एक संग्रह है। इट इज द कलेक्शन ऑफ स्टोरी, जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां बताई गई हैं, गौतम बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां बताई गई हैं। सीधा प्रश्न आएगा, सीधा आंसर कीजिएगा, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां कहां बताई गई हैं? तो आंसर कीजिएगा, जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां बताई गई हैं। दूसरी चीज दोस्तों, आपको बुद्ध साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्य देखने के लिए मिलेगा उसे कहा जाता है त्रिपिटक। सीधा सवाल बनता है, त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध साहित्य से। आंसर कर दीजिए, त्रिपिटक इज एसोसिएटेड विद द बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो त्रिपिटक में तीन चीजें आती हैं दोस्तों, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीन चीजें मिलकर के त्रिपिटक को पूरा करती है। तो त्रिपिटक क्या है? तो तीन किताबों का एक समूह है। इट इज द ग्रुप ऑफ 3 बुक, जिसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। और इनकी भाषा क्या है दोस्तों? तो इनकी भाषा पाली है। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। याद रखना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जातक क्या होता है? त्रिपिटक का संबंध बौद्ध साहित्य से है। त्रिपिटक में क्या क्या आता है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक की भाषा क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, द लैंग्वेज ऑफ त्रिपिटक इज पाली। ठीक है, तो जातक हो गया और त्रिपिटक हो गया। अब तीसरी चीज जो यहां पर आती है वो है कथा वस्तु। वो क्या है दोस्तों? कथा वस्तु। और कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन का चरित्र दिया गया है, इनकी लाइफ को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि कथा वस्तु में गौतम बुद्ध की जीवन गाथा बताई गई है, गौतम बुद्ध की लाइफ स्टाइल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो जो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि जो बुद्धिज्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक शाखा महायान कहलाई और दूसरी शाखा दोस्तों हीनयान कहलाई। ये जो हीनयान की शाखा है, तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, इनका जो मेन स्क्रिप्ट है, उसका नाम है कथा वस्तु। और कथा वस्तु में क्या दिया गया है दोस्तों? तो इसमें गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है, लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध एक्सप्लेन की गई है। अब 2 प्रश्न मैं आपसे करूंगा और हम अगले टॉपिक पर बढ़ जाएंगे। पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है, ध्यान से सुनिएगा, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी कहां पर दी गई है? द प्री नेटल स्टोरीज ऑफ गौतम बुद्ध इज गिवन। आंसर क्या होगा? जातक कथाओं में। इट इज गिवन इन द जातक टेल। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न कर रहा हूं, भगवान बुद्ध की जीवनी कहां पर दी गई है? वेयर द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा इज डिस्क्राइब्ड। आंसर होगा कथा वस्तु। तो कथा वस्तु और जातक कथा में कंफ्यूज मत होना, ये पूर्व जन्म की कहानी है और ये बुद्ध का जीवन चरित्र है। और त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं, जिनकी भाषा पाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य भी कवर हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे जैन साहित्य की। अब हम डिस्कस करेंगे जैन लिटरेचर को। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो जैन साहित्य में सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य को 12 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 12 भागों में बांटा गया है, 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इन्हें कहा जाता है 12 अंग। इंग्लिश में भी क्या कहा जाता है? 12 अंग इनको कहा जाता है। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहला प्रश्न पूछेगा जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आंसर कीजिएगा आगम। दूसरा प्रश्न पूछेगा 12 अंग का संबंध किससे है? 12 अंग इज एसोसिएटेड विद, अगेन आंसर कीजिएगा जैन। ठीक है, अगेन आंसर कीजिएगा जैन साहित्य। ठीक है, 2 चीजें याद होंगी यहां पर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें एक सबसे जो प्रमुख किताब है वह है भगवती सूत्र। कौन सी किताब है? भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन का कृत्य दिया गया है, महावीर स्वामी की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है। अब रिवीजन, जिस प्रकार से कथा वस्तु में भगवान बुद्ध के जीवन को डिस्क्राइब किया गया है, उसी प्रकार से भगवती सूत्र में स्वामी महावीर के जीवन का वर्णन किया गया है। दूसरी चीज दोस्तों आपको देखने के लिए मिलती है कल्प सूत्र। दूसरा पॉइंट क्या देखने के लिए मिलता है? कल्प सूत्र। और कल्प सूत्र जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन करता है। इट टॉक्स अबाउट द अर्ली हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म। ये जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन करता है और इसे 12 अंग कहा जाता है। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, तो जैन साहित्य भी हो गया और बौद्ध साहित्य भी हो गया। चीजों को एक बार पीपीटी से पढ़ना और आई विश आपको चीजें यहां पर याद होती जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जस्ट 2 मिनट का ब्रेक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
चलिए, तो ये हमारे क्या थे दोस्तों, ये हमारे सारे हमने क्या डिस्कस कर लिए, तो ये हो गया हमारा एक पार्ट कवर। हमने क्या कहा था कि हम धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिए, पूरे के पूरे हमने धार्मिक ग्रंथ डिस्कस कर लिए, पूरी की पूरी रिलीजियस स्क्रिप्ट हमने डिस्कस कर ली। इसमें हमने वैदिक लिटरेचर को पढ़ लिया, वैदिक साहित्य को पढ़ लिया, फिर हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ लिया, बुद्ध साहित्य को पढ़ लिया, और फिर हमने जैन लिटरेचर को पढ़ लिया, जैन साहित्य को पढ़ लिया। वैदिक लिटरेचर में आपको पता है वेद, वेदांग, पुराण, ब्राह्मण और अदर। बुद्धिस्ट में आपको पता है जातक, त्रिपिटक और कल्प कथा वस्तु। जैनिज्म में आपको पता है आगम, अंग, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र का अध्ययन हमने किया है। अब हम हमारे दूसरे पार्ट की ओर जा रहे हैं और अब हमें बात करना है ऐतिहासिक ग्रंथों की। अब हमें डिस्कस करना है हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट को। तो अब हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करेंगे, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट को दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि ऐतिहासिक ग्रंथ होते क्या हैं। तो याद रखना, ऐसे ग्रंथ जिनमें समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सब बातों का विवरण किया जाता है, उन्हें हम ऐतिहासिक ग्रंथ बोलते हैं, उन्हें हम हिस्टोरिकल बुक्स बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र धर्म के बारे में बात नहीं करती। यहां पर आपको देवी देवता या कर्मकांड देखने के लिए नहीं मिलेंगे, यहां आपको राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज देखने के लिए मिलेगा। सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इससे पहले जो चीजें हम पढ़ रहे थे, उसका केंद्रीय विषय, उसका सेंट्रल सब्जेक्ट क्या था, रिलीजन था। वो तो रिलीजन के द्वारा ही हमको कुछ दूसरी बातों की जानकारी पता पड़ी। तो अब हम हिस्टोरिकल बुक्स की बात करेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करेंगे। और पहली ऐतिहासिक ग्रंथ है दोस्तों अर्थशास्त्र। पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, अर्थशास्त्र है, जिसको लिखा गया है चाणक्य के द्वारा, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र ये पहली किताब है और सभी लोगों को मुझे यह बताने की भी जरूरत नहीं है कि भारत की महानतम पुस्तकों में से एक मानी जाती है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता था और उन्हीं को चाणक्य कहा जाता था। दोस्तों ये जो किताब है अर्थशास्त्र, इसमें मौर्यकालीन राजनीति, समाज और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। मौर्यन पीरियड के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी या सिस्टम की इंफॉर्मेशन हमको यहां से मिलती है। तो हम सभी जानते हैं कि चाणक्य का संबंध मौर्य काल से था। चाणक्य वॉज एसोसिएटेड विद द मौर्यन डायनेस्टी। तो जब ये कोई पुस्तक लिखेंगे तो निश्चित सी बात है इनकी पुस्तकों में दोस्तों हमें यही जानकारी मिलेगी कि मौर्य काल की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों ये जो किताब है अर्थशास्त्र, ये 15 भागों में बटी हुई है, 15 अधिकरणों में बटी हुई है, जबकि इसमें 180 प्रकरण, 180 के आसपास आपको चैप्टर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखें तो क्या आपका ये 3 नंबर का सवाल नहीं बन रहा है? और आप उठा के देखना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है अर्थशास्त्र। ये 3 नंबर का एक सीधा का सीधा आपका प्रश्न यहां से बन रहा है दोस्तों। तो मैंने पहले भी कहा था कि लूसेंट आपको प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगी ही, लेकिन ये 3 नंबर के प्रश्नों में भी आपको सीधे मदद करेगी। और यहां पर इसीलिए दोस्तों मैंने क्या किया है कि इस प्रकार से पीपीटी में बना रहा हूं ताकि मुख्य परीक्षा की तैयारी कुछ हद तक आपकी यहां से हो जाए। ठीक है, कि लेखक लिख दीजिए, विषय लिख दीजिए और संरचना लिख दीजिए। इसके अलावा भी एक चीज और आप लिख सकते हैं, वो है इसकी भाषा, लैंग्वेज। तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, इट वॉज रिटन इन दी संस्कृत लैंग्वेज। तो इसी प्रकार लिखना पड़ता है मुख्य परीक्षा में, कुछ अलग से नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही बाहरी काम हो रहा है। यही स्ट्रक्चर होता है 3 नंबर का आंसर लिखने का। लेखक का नाम लिख दीजिए, विषय लिख दीजिए, या तो संरचना या तो भाषा, आपका काम हो गया। और प्रीलिम्स में भी यही सवाल आएंगे, अर्थशास्त्र किसने लिखी, चाणक्य ने लिखी। इसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। इसमें क्या दिया गया है, मौर्य काल की जानकारी दी गई है। इसकी संरचना क्या है, तो भैया इसमें 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत ध्यान से आपको क्लासेस को अटेंड करना है और जो पीपीटी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसको प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़िए। घर जाइए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए और उससे भी बड़ी बात है जो आपकी मुख्य परीक्षा हुई है उसके प्रश्न निकालिए और देखिए कितने प्रश्न आप यहां से बना पा रहे हैं। ठीक है, तो पहली किताब हो गई अर्थशास्त्र। दूसरी जो किताब है दोस्तों वह है राजतरंगिणी। कौन सी किताब है, राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी की रचना कलहड़ के द्वारा की गई थी। कश्मीर के लेखक हैं कलहड़, तो कलहड़ के द्वारा राजतरंगिणी की रचना की गई थी और इसकी भाषा भी संस्कृत है, इसकी लैंग्वेज भी संस्कृत है। और दोस्तों इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की बात की गई है और यह संस्कृत में
पहली ऐसी किताब है जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। तो कहा जाता है संस्कृत में इतिहास की पहली किताब कौन है, तो वो राजतरंगिणी का नाम लिया जाता है, जो कि कलहड़ के द्वारा लिखी गई थी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। सीधा प्रश्न आएगा, भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक किसे कहा जाता है, या भारत में पहली बार ऐतिहासिक क्रम में घटनाओं को कहां लिखा गया, तो राजतरंगिणी में लिखा गया है, जो कि कलहड़ ने लिखी थी। इसकी भाषा संस्कृत है और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की बात दोस्तों यहां पर की गई है। ठीक है, तो दो पुस्तकें हो गई, अर्थशास्त्र भी हो गई और राजतरंगिणी भी यहां पर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट को शुरू करते हैं। तीसरी जो किताब है दोस्तों वह है चचनामा, और चचनामा को फतेहनामा सिंध भी कहा जाता है। ठीक है, और चचनामा का हिंदी में आप ये अनुवाद देखो तो लिखा गया है सिंध पर अरबों के हमले का वृत्तांत। तो इसी चित्र से याद रख लो कि सिंध पर अरबों के हमले का वृत्तांत यहां पर बताया गया है। तो चचनामा में दोस्तों जिसके लेखक अली अहमद हैं, अब कुछ किताबों में कूफी भी इसके लेखक बताए गए हैं और कुछ किताबों में यह कहा गया है कि इसके लेखक की जानकारी नहीं है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि एग्जाम में वो आपसे पूछता है चचनामा में क्या बताया गया है, तो याद रखें चचनामा में अरबों की सिंध विजय के बारे में बताया गया है, सिंध कॉन्क्वेस्ट ऑफ अरब के बारे में बताया गया है, और इसकी भाषा फारसी है, इसकी लैंग्वेज पर्शियन है। आपको याद होगा 720 एडी पहली क्लास में डिस्कस किए थे हम। ये वो समय काल है जब भारत में मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाएगा, मुस्लिम इन्वेजन आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों भारत में मुसलमानों ने सबसे पहले सिंध वाले क्षेत्र में अटैक किया था। आज सिंध का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में आता है, तो सिंध वाले इलाके में उन्होंने अटैक किया था। तो चचनामा में यह बताया गया है कि किस प्रकार मुस्लिम शासक या अरबों ने सिंध को विजित किया, सिंध को जीता। तो एक प्रश्न पूछा जाएगा चचनामा में क्या दिखा गया है, अरबों की सिंध विजय, और दूसरा प्रश्न पूछेगा चचनामा की भाषा क्या है, तो आंसर कीजिएगा पर्शियन। ठीक है, अगली किताब है अष्ट अध्यायी। और दोस्तों अष्ट अध्यायी आप सभी जानते हैं कि यह पाणिनि के द्वारा लिखी गई किताब है और यह संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। तो यह बताने की जरूरत नहीं है कि इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर। इसमें मौर्य काल और उसके पहले की कुछ जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगली किताब आती है गार्गी संहिता। कौन सी किताब दोस्तों, गार्गी संहिता। गार्गी संहिता को कात्यायन के द्वारा लिखा गया है और इसमें ज्योतिष की जानकारी दी गई है, एस्ट्रोलॉजी की इंफॉर्मेशन दी गई है, और साथ ही साथ भारत पर होने वाले यवन का मतलब होता है ग्रीक, यवन का मतलब क्या होता है, ग्रीक। तो भारत पर होने वाले यवन आक्रमण या ग्रीक अटैक की इंफॉर्मेशन भी यहां पर दी गई है। पीपीटी को ध्यान से देखिए, चचनामा अरबों की सिंध विजय, अष्ट अध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है, और मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी है। इसके बाद गार्गी संहिता है जो कि कात्यायन के द्वारा लिखी गई है और इसका विषय ज्योतिष है, और इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी भी आपको देखने के लिए मिलेगी, ग्रीक अटैक ऑन इंडिया की इंफॉर्मेशन भी देखने के लिए मिलेगी। अब हम आखिरी ग्रंथ पर चल रहे हैं दोस्तों, और आखिरी किताब है महाभाष्य। आखिरी किताब कौन सी है, महाभाष्य। महाभाष्य पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि के द्वारा लिखी गई है और इसमें शुंगों की जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। चूंकि ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित ने लिखी है तो नेचुरल सी बात है कि इस किताब में आपको शुंगों के बारे में जानकारी मिलेगी। शुंग क्या थे, उनमें कौन कौन से राजा हुए, ये सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको महाभाष्य से देखने के लिए मिलती है। याद रखिएगा, महाभाष्य टीका है पतंजलि के द्वारा, पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्ट अध्याय पर। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों आपके सारे ऐतिहासिक ग्रंथ। इसमें पहला ग्रंथ कौन सा था, तो पहले हमने पढ़ा अर्थशास्त्र जिसको कौटिल्य ने लिखा है। दूसरी किताब कौन सी पढ़ी हमने, राजतरंगिणी जो कि कलहड़ के द्वारा लिखी गई है। तीसरी किताब हमने कौन सी पढ़ी, चचनामा जो कि अली अहमद के द्वारा लिखी गई है और अरबों की सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। चौथी किताब हमने कौन सी पढ़ी दोस्तों, तो हमने पढ़ी अष्ट अध्यायी और ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, ये संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ था। पांचवी किताब हमने कौन सी पढ़ी, गार्गी संहिता, और गार्गी संहिता कात्यायन के द्वारा लिखी गई है। इसके द्वारा हमें ज्योतिष की जानकारी मिलती है, एस्ट्रोलॉजी की इंफॉर्मेशन मिलती है, और ज्योतिष के साथ साथ आपको याद रखना है भारत में होने वाले यवन आक्रमण, ग्रीक अटैक की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। और छठवें नंबर पर हमने क्या पढ़ा, महाभाष्य पढ़ा जो कि पतंजलि के द्वारा लिखी गई है और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। बताइए दोस्तों, क्या यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हैं? क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं आपको? जल्दी बताएं। ओके,
ठीक है, चलिए ठीक। तो अब बाकी की चीजों को हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। बाकी चीजों को दोस्तों हम कल की क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप प्लीज ज्वाइन कीजिए दोस्तों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएंगी, यहाँ पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज टेलीग्राम पर जाइए और अभियान सर्च कीजिए या फिर @शुभम गुप्ता पीडीएफ सर्च कीजिए, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप लोगों को याद होगा पिछली क्लास में हम कहां तक पढ़ लिए थे। तो पिछली क्लास में हमने काफी सारे टॉपिक को कवर कर लिया था। एक बार मैं टॉपिक निकाल देता हूं आप लोगों के लिए। आई विश आप सभी लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग ऐतिहासिक स्त्रोत तक सारी बातें पढ़ चुके थे। हमने ऐतिहासिक ग्रंथों तक की पूरी बातों को पढ़ लिया था, ठीक है। तो इससे पहले टॉपिक में आपको बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। 2 मिनट का रिवीजन करेंगे, फिर हम टॉपिक को शुरू करेंगे। तो दोस्तों आपको याद होगा हम हिस्ट्री में सोर्स पढ़ रहे हैं, हम इतिहास में स्त्रोतों की बात कर रहे हैं। हमने 2 प्रकार के स्त्रोत पढ़े हैं, एक तो रिलीजियस सोर्स जिनको धार्मिक स्त्रोत कहा जाता है, और दूसरे हैं हिस्टोरिकल सोर्स जिनको ऐतिहासिक स्त्रोत कहा जाता है। धार्मिक स्त्रोतों में भी हमने 3 प्रकार के स्त्रोत पढ़े हैं, एक तो वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य, फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्ध साहित्य, और जैन लिटरेचर, जैन साहित्य हमने पढ़ा है। ओके, फिर वैदिक लिटरेचर में भी आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें हम लोगों ने वेद को पढ़ा है, हमने वेदांग को डिस्कस किया है, वेदांग के अलावा पुराण की हम लोगों ने बात की है, पुराण के अलावा ब्राह्मण ग्रंथों की हमने बात की है, और यहां पर हमने कुछ अन्य वैदिक साहित्यों की बात की है, अदर वैदिक लिटरेचर को डिस्कस किया है। बुद्धिस्ट लिटरेचर की जब बात आती है तो यहां पर जातक कथाओं का उल्लेख किया गया था। जातक टेल्स के अलावा दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है हमने त्रिपिटक की बात की थी, त्रिपिटक को हमने डिस्कस किया था, और साथ ही साथ यहां पर हमने कथा वस्तु की बात की थी। जब जैन लिटरेचर को डिस्कस किया था तो यहां हमने आगम को डिस्कस किया था कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। 12 अंग का उल्लेख किया था, भगवती सूत्र की बात की थी जिसमें महावीर स्वामी की जीवन गाथा दी गई है, और कल्प सूत्र को हम लोगों ने डिस्कस किया था जहां पर जैन साहित्य के इतिहास के बारे में बताया गया है। फिर दोस्तों हमने हिस्टोरिकल सोर्सेस की बात की थी, ऐतिहासिक ग्रंथों की हमने बात की थी। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे पहले हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। फिर हमने पढ़ा था राजतरंगिणी जो कि आपको पता है कलहड़ के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था चचनामा जो कि अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। फिर दोस्तों चौथे नंबर पर हमने बात की थी अष्ट अध्याय की जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अष्ट अध्याय के बाद 5वें नंबर पर हमने डिस्कस किया था दोस्तों गार्गी संहिता, ठीक है, गार्गी संहिता जो कि कात्यायन के द्वारा लिखी गई है। और फिर हमने 6वें नंबर पर बात की थी महाभाष्य की जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। इसमें आपको याद रखना है राजतरंगिणी संस्कृत में लिखी गई पहली ऐतिहासिक किताब है, ये हिस्ट्री की पहली किताब है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। वहीं जो पाणिनि की अष्ट अध्यायी है ये संस्कृत व्याकरण का पहला व्यापक ग्रंथ है, यहां आपको संस्कृत व्याकरण की जानकारी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। आई रियली होप कि आप लोगों ने पीडीएफ पढ़ा है और पीडीएफ पढ़ने के बाद आपने एमसीक्यू भी सॉल्व किए हैं और ये सारी चीजें दोस्तों आपको यहां तक याद है। चलिए नए टॉपिक को हम शुरू करते हैं, और आज हमें किस टॉपिक की बात करनी है दोस्तों, तो आज हमें बात करनी है विदेशी यात्रियों के विवरण की। तो हम इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं, हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें हमने धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ लिए हैं, रिलीजियस और हिस्टोरिकल सोर्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण की। अब हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि भारत में विदेशों से कई लोग आया करते थे। ये व्यापार करने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, या फिर ये राजदूत के रूप में भारत आया करते थे। ये ट्रेड करने के लिए इंडिया आते थे, एजुकेशन के लिए ये इंडिया आते थे, या फिर ये एम्बेसडर बन के इंडिया आया करते थे। और बहुत सारे लोग भारत आए और इन्हीं में से कुछ लोगों ने अपने अनुभव को लिख दिया, अपने एक्सपीरियंस को लिख दिया, और उसी को हम कह रहे हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, उसी को हम बोल रहे हैं रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। तो दोस्तों जितने भी विदेशी यात्री भारत आए हैं उन्हें हम 4
कैटेगरी में बांट सकते हैं, उनको हम 4 भागों में समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यूनान और रोमन के लेखकों की, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीक और रोमन राइटर की। अब देखिए, आप जानते हैं कि भारत पर जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था, जो फर्स्ट आपको फॉरेन अटैक देखने के लिए मिलता है, वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। और ये वो समय है दोस्तों जब इस्लाम की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो ये ईरान का जो इलाका है वो ग्रीक और रोमन वाले इलाके में आया करता था, वो यूनान और आपके रोमन वाले इलाके में आया करता था। तो जब पहला आक्रमण ही भारत में यवन आक्रमण हुआ है, ग्रीक अटैक हुआ है, तो सबसे पहले विदेशी यात्री भी कौन आएंगे? निश्चित तौर पर यवन यात्री ही आएंगे, निश्चित तौर पर आपको ग्रीक राइटर ही देखने के लिए मिलेंगे। यूनानी राइटर्स के बाद दोस्तों भारत में आपको चीनी यात्री देखने के लिए मिलेंगे, चाइनीज राइटर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें फाहियान का नाम है, हैंसांग का नाम है, इत्सिंग का नाम है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। चीनी यात्रियों के अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि 712 एडी वो समय है जब भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था, फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक हुआ था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। उसके बाद लगातार भारत में मुस्लिम आक्रमण होंगे और अरबी अटैक आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब अरब के लोग भारत पर अटैक करेंगे तो उनके साथ कुछ लेखक भी आएंगे, तो इनको कहा जाएगा अरबी लेखक, इनको कहा जाएगा अरेबिक राइटर। और माफ करें। और दोस्तों जो चौथे आपको लेखक मिलेंगे वो अन्य लेखक कहलाएंगे, वो अदर राइटर कहलाएंगे। इनको हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते, इसीलिए इनको अन्य लेखकों की श्रेणी में रखा जाता है, अदर राइटर की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम यूनानी और रोमन लेखकों की बात करेंगे। सबसे पहले हम ग्रीक रोमन राइटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए समझते हैं दोस्तों इनके बारे में। तो देखिए, यूनानी रोमन लेखक या ग्रीक रोमन राइटर की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो इसमें पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि प्रमुख यूनानी लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट रोमन राइटर कौन है। तो इसमें नाम आता है टेसियस का, इसमें नाम आता है हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डाइमैकस का। अब यह चीज मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, अगर आप प्रश्न लगा रहे हो तो कई बार आपको सीधा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन यूनानी यात्री नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीक रोमन राइटर। तो ये पहली चीज तो आपको यहीं से याद होना चाहिए कि प्रमुख यूनानी लेखकों में टेसियस का नाम आता है, हेरोडोटस का नाम आता है, मेगास्थनीज का नाम आता है और डाइमैकस का नाम आता है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो यहां पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को जरा डिस्कस करते हैं। तो ये तो आपके प्रमुख लेखक हो गए, टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमैकस। ओके, अब यहां पर एक बात समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेसियस की। किसकी बात करेंगे? टेसियस की बात करेंगे। तो टेसियस के बारे में पहली बात याद रखना, यह ईरान का राजवैद्य था। ही वॉज द रॉयल फिजिशियन ऑफ ईरान। तो ये ईरान से आया था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय ईरान ग्रीक और रोमन का ही हिस्सा हुआ करता था। तो यह ईरान से आया हुआ था और यह ईरान का राजवैद्य था, रॉयल फिजिशियन ऑफ ईरान था। जब यह भारत आया तो इसने भारत के बारे में जो भी बातें लिखी हैं वो आश्चर्यजनक मानी जाती हैं और वो अविश्वसनीय मानी जाती हैं। जितना भी डिस्क्रिप्शन इसने दिया है दोस्तों वो इनक्रेडिबल माना जाता है, उस पर विश्वास नहीं किया जाता है। तो इसने ऐसी ऐसी बातें भारत के बारे में लिखी जो इंडिया के बारे में बिल्कुल भी सच नहीं है। तो टेसियस ने जो भी बातें लिखी उनका महत्व नहीं है। बस आप इतनी बात याद रखेंगे कि टेसियस एक यूनानी यात्री या लेखक था, टेसियस वाज अ रोमन राइटर। यह पहला पॉइंट बस आपको यहां पर याद रखना है। लेकिन टेसियस के बाद जो महत्वपूर्ण यहां पर लेखक का नाम आता है वो नाम है दोस्तों हेरोडोटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हेरोडोटस वही व्यक्ति है जिसने पहली बार घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया। क्या किया दोस्तों? इसने घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया। इसने सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट को दिया। और घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं? तो इसी को दोस्तों हम बोलते हैं इतिहास। तो चूंकि हेरोडोटस पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया था, जिसने सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट कहा था, तो इसे कहा गया कि भैया यही है इतिहास का पिता। क्या कहा गया दोस्तों? इसे कहा गया इतिहास का पिता, इसे कहा गया फादर ऑफ
फादर ऑफ हिस्ट्री, इसे कहा गया कि ये फादर ऑफ हिस्ट्री है। और दोस्तों इसने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी और इस किताब का नाम था हिस्टोरिका। किताब का नाम क्या था? इस किताब का नाम था हिस्टोरिका। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस कौन था? तो एक यूनानी रोमन लेखक था। ही वॉज अ ग्रीक रोमन राइटर। तीसरा प्रश्न पूछेगा हेरोडोटस की किताब का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ हेरोडोटस? आंसर कीजिएगा हिस्टोरिका। क्या नाम है दोस्तों? हिस्टोरिका इसकी किताब का नाम है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने टेसियस को डिस्कस कर लिया, हमने हेरोडोटस को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों मेगास्थनीज की, सबसे महत्वपूर्ण रोमन यूनानी लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीक रोमन राइटर है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मेगास्थनीज। ओके, तो मेगास्थनीज के बारे में पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी राजा थे, एक ग्रीक किंग थे, ग्रीक रोमन किंग थे, तो उन्हीं का राजदूत था, उन्हीं का एम्बेसडर था मेगास्थनीज, उनका राजदूत था मेगास्थनीज। अब अगर ये किसी का राजदूत है, अगर ये किसी का एम्बेसडर है, इसका मतलब ये किसी ना किसी के दरबार में तो आएगा, यस और नो, ये किसी ना किसी के कोर्ट में तो आएगा दोस्तों, तभी तो किसी का राजदूत है। राजदूत क्या करता है? एक देश की बात दूसरे देश तक ले जाता है। तो दोस्तों ये जिसके दरबार में आया था उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब मुझे ये बताओ, अगर ये यहां पर आएगा तो कुछ ना कुछ तो लिखेगा, कुछ ना कुछ तो राइटिंग करेगा। तो दोस्तों जब ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया तो इसने एक किताब लिखी और इस किताब का नाम क्या है? इंडिका। इस किताब का नाम क्या है? इंडिका। अब लॉजिक लगा लो कि इंडिका में किस बात की जानकारी होगी, इंडिका में किस बात की इंफॉर्मेशन होगी। तो भैया जब ये मौर्य काल में आया है, जब ये मौर्यन के टाइम पर आया है, तो निश्चित सी बात है इसमें मौर्य काल की जानकारी होगी, इसमें मौर्यन पीरियड की इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो मेगास्थनीज के बारे में 3-4 बातें याद रखना कि यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और जब ये उनके दरबार में आया था तो इसने इंडिका नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें मौर्य काल की जानकारी दी हुई है, जिसमें मौर्य एम्पायर की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये बातें याद रखना है। 3 नंबर का एक प्रश्न एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में बना था इंडिका के ऊपर, और 3 नंबर का एक प्रश्न एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में बना था मेगास्थनीज। दोनों का आंसर आप ये लिख सकते हैं। मैंने कल भी ये बात आपको बताई थी जब मैं ऐतिहासिक लेखक आपको पढ़ा रहा था, हिस्टोरिकल बुक्स की हम बात कर रहे थे कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रकार से आपको नोट्स दिए जाएं, इस प्रकार से आपको पीपीटी दी जाए कि वो 3-3 नंबर के आंसर तो एटलीस्ट बन ही जाएं, 3 मार्क के आंसर तो बन ही जाएं। तो प्रीलिम्स की तैयारी तो हो ही रही है, पर साथ में मुख्य परीक्षा की चीजों को भी आप ध्यान में लेकर के चलिए और कोशिश करें कि इसी प्रकार से आप आंसर लिखें अगर 3 नंबर के आंसर आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो किस किस के बारे में बात कर ली हमने टेसियस को डिस्कस कर लिया जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, फिर हमने हेरोडोटस को डिस्कस कर लिया दोस्तों, और फिर हमने मेगास्थनीज को डिस्कस कर लिया। ये 3 हमने राइटर डिस्कस कर लिए और ये तीनों के 3 यूनान और रोमन के लेखक थे। ये तीनों के तीनों ग्रीक और रोमन राइटर हुआ करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ दूसरे लेखकों की बात करते हैं, कुछ अदर राइटर की बात करते हैं जो यूनान और रोम वाले इलाके से आए थे, ग्रीक और रोम वाले इलाके से जो आए थे। दोस्तों सबसे पहला नाम यहां निकल करके आता है डाईमेकस का। किसका नाम आता है? डाईमेकस का नाम निकल करके आता है। डाईमेकस सीरिया के राजा आंटियोकस का राजदूत था। ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ सीरियन किंग एंटियोकस। अब अगर ये किसी का राजदूत है, अगर ये किसी का एम्बेसडर है, तो किसी ना किसी के दरबार में तो आएगा, किसी ना किसी के कोर्ट में तो आएगा। तो याद रखना दोस्तों, ये बिंदुसार के दरबार में आया था, ये बिंदुसार के कोर्ट में आया था। ठीक है, इसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है डायोनोसियस का। किसका नाम आता है? डायोनोसियस का नाम निकल करके आता है। और ये जो डायोनोसियस है ये मिस्र के राजा टॉलमी का राजदूत था। ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ इजिप्ट किंग टॉलमी। ये टॉलमी का राजदूत हुआ करता था। अगेन वही बात है कि अगर ये राजदूत है, अगर ये एम्बेसडर है, तो ये किसी ना किसी के दरबार में तो आएगा दोस्तों। तो ये अशोक के दरबार में आया था। ही केम इन दी अशोकास कोर्ट। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो प्रश्न कैसे बनेंगे, मैच द कॉलम का एक प्रश्न बनेगा। पहली चीज आप यहां पर याद रखेंगे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, तो याद रखेंगे भैया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। फिर दूसरा प्रश्न वो क्या करेगा कि डाईमेकस
डाइमेकस किसके दरबार में आया? तो याद रखेंगे बिंदुसार के दरबार में आया दोस्तों। यहीं से प्रश्न बनते हैं मैच द कॉलम के। और तीसरा प्रश्न वो आपसे पूछेगा डायोनोसियस, ठीक है, डायोनीसियस ये किसके दरबार में आया? तो याद रखना दोस्तों ये अशोक के दरबार में आया था। बाकी ये सब तो याद रखने की बात नहीं है, बस ये पॉइंट यहां आपको याद रखना है कि ये किस किसके दरबार में आए थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, डाइमेकस बिंदुसार और डायोनोसियस अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, अब अगले लेखक की हम बात करते हैं। तो अगले राइटर का नाम है टॉलमी। अगला कौन है दोस्तों? टॉलमी है। और टॉलमी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है भारत का भूगोल, जिसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और कहा जाता है कि भारत के भूगोल के बारे में बताने वाली ये आरंभिक किताबों में से एक है। इट इज वन ऑफ द इनिशियल बुक टॉकिंग अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत की जितनी भी ज्योग्राफी है अपने हिसाब से बता सकता था, इसने बताया, नदियों की जानकारी दी, कुछ पर्वतों की जानकारी दी। तो टॉलमी की जो किताब है उसका नाम है भारत का भूगोल, उसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और आखिरी राइटर यहां पर निकल के आता है जिसका नाम है दोस्तों प्लिनी। जिसका नाम क्या है? प्लिनी। नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और प्लिनी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। और नेचुरल हिस्ट्री पहली किताब है दोस्तों, नेचुरल हिस्ट्री उन पहली किताबों में से एक है जिसमें भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी मिलती है, जिसमें इंडियन फ्लोरा और फौना की इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये सभी कौन है दोस्तों? ये सभी आपके रोमन या ग्रीक रोमन राइटर है। कौन है आपके? ग्रीक रोमन राइटर है। तो याद रखना टेसियस इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि ये ग्रीक और रोमन का राइटर था। फिर है हेरोडोटस, इसने हिस्टोरिका नाम की किताब लिखी थी, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। फिर नाम आता है मेगास्थनीज का, ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका नाम की किताब लिखी थी। फिर नाम आता है डाइमेकस का। डाइमेकस के बारे में दोस्तों आपको याद रखना है कि ये बिंदुसार के दरबार में आया था। फिर पांचवा नाम आता है डायोनोसियस का। डायोनोसियस के बारे में आपको याद रखना है कि ये अशोक के दरबार में आया था। फिर नाम आता है प्लिनी का। प्लिनी की किताब का नाम टॉलमी का। टॉलमी की किताब का नाम भारत का भूगोल है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। और फिर नाम आता है दोस्तों प्लिनी का, जिसने नेचुरल हिस्ट्री नाम की किताब लिखी थी, जिसमें भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी है, इंडियन फ्लोरा और फौना की इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलती है। आई विश ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। प्लीज एक बार पीडीएफ जरूर पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक किताब और है दोस्तों, एक किताब और है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी ये भी एक किताब है जो कि यूनान और रोम के लेखकों के द्वारा लिखी गई थी, जो कि आपके ग्रीक और रोमन राइटर के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन आज तक ये बात पता नहीं पड़ी कि भैया आखिरकार ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, आखिरकार ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अनोनिमस है। ये वही लोग हैं दोस्तों जो कई बार आपकी चैटों में आ जाते हैं। यहां पर जब हम यूट्यूब पर आप पढ़ रहे होते हैं तो कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो फालतू की बातें करते हैं, उलूल जुलूल बातें करते हैं, लेकिन उनका कभी नाम नहीं होता। वो हमेशा अनोनिमस होते हैं, वो अजीबो गरीब नामों से आते हैं। उनके नाम देख करके बड़ा अजीबो गरीब लगता है। क्या क्या नाम रख के आते हैं वो लोग, ठीक है, मेहनत करते हैं वो लोग, नाम को सोचने में मेहनत करते हैं, ठीक है। लेकिन यह किताब भी एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई थी। यह भी एक एनोनिमस राइटर, हमको उसकी जानकारी नहीं है। अब आप देखिए, चूंकि इस किताब में आपको सी देखने के लिए मिलेगा, यहां आपको समुद्र देखने के लिए मिलेगा, तो सी अगर है तो इससे किसकी जानकारी मिलेगी? तो याद रखें इस किताब में आपको भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलेगी, इंडियन पोर्ट की इंफॉर्मेशन इस किताब से मिलती है। तो भारतीय बंदरगाहों की जानकारी यह किताब देती है, नॉलेज ऑफ इंडियन पोर्ट एट द टाइम ऑफ 80 AD, 80 ईसा के भारतीय बंदरगाहों की जानकारी आपको इस किताब से मिलती है। तो ये थे दोस्तों आपके यूनान और रोम के लेखक, ये थे आपके यूनान रोमन राइटर। आई विश ये टॉपिक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम चीनी लेखकों की बात करते हैं। अब हम चाइनीज राइटर की बात करते हैं। पहले मुझे ये बताइए